वेल इंडिया में कॉम्पैक्ट एसयूवीज़ बहुत ज़्यादा चल रही हैं और इसी का नतीजा है कि रेनॉल्ट और निसान ने दो नई एसयूवीज़ लॉन्च की हैं। निसान ने मैग्नाइट को लॉन्च किया और मैग्नाइट ऑलरेडी एक हिट साबित हुई है, 40,000 प्लस बुकिंग हो चुकी है और निसान के लिए एक गेम चेंजर साबित हो चुकी है। और रेनॉल्ट ने भी सेम प्लेटफॉर्म और इंजन के साथ में रेनॉल्ट काइगर लॉन्च की है। तो देखते हैं क्या ये रेनॉल्ट के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है नहीं, क्योंकि रेनॉल्ट की गाड़ियाँ जो रही हैं वो अपनी सेगमेंट में सबसे अच्छी सेल्स कर कामयाब रही हैं अपने अपने समय में। रेनॉल्ट डस्टर की बात करें, क्विड की बात करें, ट्राइबर की बात करें और अब आ गई है काइगर। तो चलिए देखते हैं कि क्या ये उस लेगेसी को कंटिन्यू कर पाएगी, क्या रेनॉल्ट काइगर भी उतनी ही सक्सेसफुल हो पाएगी जितनी बाकी की रेनॉल्ट की गाड़ियाँ अपने अपने समय में हो पाई हैं। चलिए फ्रंट से शुरुआत करते हैं। तो फ्रंट में आप देखेंगे तो पहली नज़र में आप अगर फ़ोटोज़ या वीडियो में देख रहे हैं तो आपको लगेगा कि ये रेनॉल्ट क्विड है, लेकिन एक्चुअल में अगर आप गाड़ी लेना चाहते हैं तो एक्चुअल में आकर देखिए, शोरूम में ये गाड़ी बिल्कुल अलग लगती है। फ्रंट में आप देखेंगे तो स्प्लिट हेडलैम्प देखने को मिलेंगे और जो बहुत ही सही लग रहे हैं। टॉप एंड में आपको एलईडीज़ का ट्रीटमेंट मिलेगा डीआरएल के साथ में, लेकिन जो बाकी के मॉडल नीचे वाले आएंगे उसमें आपको ये जो प्रोजेक्टर देख रहे हैं ये नहीं मिलेंगे। इसके अलावा अगर ऊपर देखें तो यहाँ पर आपको डीआरएल और इंडिकेटर्स मिलेंगे। फॉग लैम्प के लिए जगह नहीं है, तो हो सकता है कि इन्हीं में से कोई एक फॉग लैम्प की तरह वर्क करेगा। उसके बाद बात करें तो यहाँ पर आपको आरएक्सजी की बैजिंग और नीचे आप देखेंगे तो आपको टायर्स मिलते हैं जो कि हैं 16 इंचेस के C8 सिक्योर ड्राइव। यहाँ पर आपको ब्लैक ट्रीटमेंट वाले रियर व्यू मिरर मिलते हैं और काफ़ी सुंदर लग रहे हैं देखने में। ड्यूअल टोन में ये गाड़ी है और ड्यूअल टोन भी टॉप मॉडल में आपको 2 कलर्स में अवेलेबल हैं। सबसे सुंदर अगर कोई चीज़ मुझे लगी है इस गाड़ी की तो वो है इसका रियर एंड टेल लाइट और ओवरऑल पीछे का लुक जो है वो बड़ा शानदार लगता है देखने में, बहुत ही ज़्यादा अपीलिंग। और ये देख रहे हैं आप जैसे कि थोड़ा सा ओवरहैंग कर रखा है और इस टाइप की टेल लाइट मैंने इनफैक्ट 15 लाख के अंदर में पहली बार देखे हैं। थोड़े से होंडा सिविक के जो हैं टेल लैम्प्स बहुत सुंदर लगते हैं देखने में। यहाँ पर आपको रियर पार्किंग सेंसर, ब्लैक क्लैडिंग और यहाँ पर आपको जो कैमरा है वो बहुत ही अच्छी तरीके से इंटीग्रेटेड है रेनॉ के लोगों में। और उसके अलावा नीचे आपको काइगर की बैजिंग है। यहाँ आप देखेंगे तो आपको थोड़ा सा महिंद्रा थार से इंस्पायर्ड डिज़ाइन देखने को मिलेगा जो कि आपको टाटा हैरियर में भी मिलता है। रियर डी फॉगर के साथ में आपको यहाँ पर वाइपर और नीटली इंटीग्रेटेड आपको वॉशर मिलेगा जो कि आप देखेंगे ना बहुत अच्छी तरीके से छुपाया हुआ है। साइड की बात करें तो साइड भी बहुत सुंदर है देखने में। टायर्स की बात करते हैं, टायर आपको मिलते हैं C8 सिक्योर ड्राइव R16 के टायर हैं और मेरे हिसाब से इस गाड़ी के लिए परफेक्टली प्रोपोर्शन भी लगते हैं। ऐसा नहीं है कि ये छोटे हैं, ऐसा नहीं है कि ये बड़े हैं, सही लगते हैं। पीछे आपको थोड़ी सी नेकेड स्पेस मिलेगी देखने को और अंदर आप देखेंगे तो अंदर आपको अच्छी तरीके से रबर का ट्रीटमेंट किया हुआ है, तो उससे ये एंटी रस्ट कोटिंग टाइप की है, तो आपकी जो जंग लगने की समस्या है वो नहीं होंगी। और ये सारी चीज़ें जो हैं वो गाड़ी के ओवरऑल एक्सटीरियर से रिलेटेड हैं। पीछे ब्लैक स्पॉयलर के साथ में आपको शार्क फिन एंटीना, रूफ रेल्स और रूफ जो है ब्लैक कलर की दिखती है और काफ़ी सही लगती है देखने में। ओके, तो अब बात करते हैं इंटीरियर की। इंटीरियर में ड्राइवर साइड डोर्स पर देखेंगे तो आपको सारे पावर विंडोज से रिलेटेड और ORVM से रिलेटेड कंट्रोल्स मिलेंगे और ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर आपको बॉटल होल्डर मिलेगा और बॉटल आप लगभग 1 लीटर के लग सकते हैं, साथ में आप आधा लीटर की एक और बॉटल भी रख सकते हैं। नीचे साउंड है और यहाँ पर प्योर एयर का आपको साइन दिख रहा है जो कि ये बताएगा कि आपकी गाड़ी में जो है हवा प्योर आएगी। यहाँ पर आप लेफ़्ट में देखेंगे तो स्टीयरिंग के ऊपर आपको स्क्रीन से रिलेटेड कंट्रोल्स मिलेंगे और जो राइट में है वो सारे आपको MID से रिलेटेड कंट्रोल्स मिलेंगे। इन सब की चीज़ें मैं आपको ड्राइविंग के टाइम पर बता दूंगा। यहाँ पर स्टीयरिंग की बात करें तो नीचे आपको वाइपर और हेडलाइट्स के कंट्रोल मिलेंगे और ये इंडियन वे में ही है, मतलब यूरोपियन स्टाइल में उल्टे नहीं दे रखे हैं और क्वालिटी भी ठीक ठाक है। स्टीयरिंग पर आपको लेदर रैप सिर्फ ऊपर थोड़ा सा देखने को मिलेगा, कॉस्ट सेविंग ऑब्वियसली की गई है। और यहाँ पर सेंटर कंसोल की बात करें तो 7 इंच की स्क्रीन, AC वेंट्स के नीचे आपको जो बटन दिख रहे हैं और जो AC वेंट के जो AC के कंट्रोल्स देख रहे हैं ये सारे मैग्नाइट से लिए हुए हैं। मतलब इन सिर्फ यही 2 पार्ट है जहाँ पर मुझे पार्ट शेयरिंग लगी है, बाकी सारा जो इंटीरियर है वो पूरा फ्रेश है, अलग है। यहाँ पर एम्बिएंट लाइटिंग के कंट्रोल्स हैं और यहाँ पर आप देखेंगे तो नीचे सिगरेट लाइटर दे रखा है जो कि आपके 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट है। ऊपर आपको स्टार्ट स्टॉप बटन और यहाँ पर USB है जो कि छुपा के नहीं दे रखा है, सही तरीके से दे रखा है। यहाँ पर आपको वायरलेस चार्जिंग के लिए एक्सटर्नली आपको मिल जाएगा। ये आपको ड्राइविंग मोड्स के कंट्रोल्स दे रखे हैं जो थोड़े से नेक्सॉन से इंस्पायर्ड लगते हैं। यहाँ पर एम्बिएंट लाइटिंग के अलावा ये जो गियर नॉब है थोड़ा सा मेरे हिसाब से जो ट्रेडिशनल वाला होता है वैसा होता तो ज़्यादा सही होता, क्योंकि XUV 500 में भी ये इस टाइप का ही था और इतना अच्छा
पुल करने में इजीली नहीं लगता था। यहाँ पर काफ़ी बड़ी स्पेस दे रखी है और इतनी ज़्यादा स्पेस है कि मतलब मैग्नेट में तो इनफैक्ट खुलता ही नहीं था, और ये खुलने के बाद ये कॉमन है, और ये इसमें खुलने के बाद ये लगता नहीं है। मतलब ये देखिए मैं लगाऊंगा इसको और ये लगेगा नहीं, ऊपर खुल जाता है वापस। तो ये शायद मैग्नेट का कुछ है। और कुछ और गाड़ियाँ भी मैंने देखी थी जिसमें ये इशू आ रहा था, यूट्यूब पर भी मैंने कुछ वीडियोस देखे जिसमें ये लग नहीं रहा था। यहाँ पर आपको ग्लब बॉक्स ऊपर मिलता है, साथ में एक नीचे भी ग्लब बॉक्स मिलता है जो कि एक्चुअल में कूल्ड ग्लब बॉक्स है, और एक कूल्ड ग्लब बॉक्स भी आपको सिर्फ टॉप मॉडल में मिलेगा। यहाँ पर पैसेंजर डोर की बात करें तो पैसेंजर डोर में आपको एक पावर विंडोज़ का जो है बटन मिलेगा और नॉर्मल बाकी चीज़ें हैं। सीट्स की बात करें तो सीट्स से मैं काफ़ी खुश हूँ इस गाड़ी की। सबसे अच्छी बात जो है वो अंडर थाई सपोर्ट है। अंदर सब थाई सपोर्ट जो है वो बहुत अच्छी तरीके से दिया हुआ है। इनफैक्ट मैं रेयर सीट पर भी बैठ के आपको गाड़ी की ड्राइविंग के टाइम दिखाऊँगा कि कैसा क्या कम्फर्ट है इस चीज़ का। यहाँ पर आपको माइक मिल जाता है, और जो सनशेड है सनशेड में आपको यहाँ पर मिरर मिलता है, और इसका देखते हैं कि कितनी ये साइड से भी हमें कवर कर पाता है। ये देखिए, तो ये थोड़ा सा ही एरिया जो है वो छूट पाता है, और ठीक है, डिज़ाइन ठीक है। यहाँ पर भी आपको जो है मिरर मिल जाता है, और लाइटिंग यहाँ पर हेलोजन है। उसके अलावा पीछे चल के देखते हैं। पीछे के लिए मैंने क्योंकि सीट जो है वो अपनी हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर दी है। सबसे पहले डोर में ये जो चीज़ है ये काफ़ी अच्छी है, यहाँ पर ब्लैक ट्रीटमेंट दिया हुआ है, और ये जो है ट्विटर है। एक्चुअल में इसमें 4 स्पीकर और 4 ट्विटर दे रखे हैं टॉप मॉडल में। और एक चीज़ और, ये जो हैंड रेस्ट या बोल सकते हैं आप इसको, ये सॉफ्ट टच में दे रखा है जो कि बहुत अच्छा है। ओवरऑल बाकी सारी चीज़ें जो है वो हार्ड प्लास्टिक है, लेकिन मैं आपको टाइम टाइम पे बताते जाऊँगा क्या क्या इसमें सॉफ्ट टच दे रखा है। लेग स्पेस काफ़ी अच्छा है। मेरी हाइट 6 फीट है, और सीट हाइट जो है वो भी सारी चीज़ें आगे मेरे हिसाब से एडजस्टेबल हैं। और उसके अलावा देखेंगे तो काफ़ी अच्छा लेग रूम मुझे मिल रहा है। हेडरूम काफ़ी सही है, ऊपर काफ़ी स्पेस है। और इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे तो आपको आर्म रेस्ट भी मिलता है, और ये काफ़ी स्टर्डी है। उसके अलावा यहाँ पर आपको एसी वेंट मिलते हैं, और जो सेंटर में हम्प है वो भी बहुत छोटा है। पीछे आपको पार्सल ट्रे मिलती है, पार्सल ट्रे भी स्टेडी है। और अब बात करते हैं बूट की, तो बूट भी आपको बहुत ज़्यादा बड़ा मिलता है। XUV 300 में सिर्फ 250 लीटर का है, कंपैरिजन के लिए बता दूं, और इसमें 410 लीटर का है। और इसके नीचे ही आपको स्पेयर व्हील मिलेगा जो कि 1 इंच छोटा है, 15 इंच का है, लेकिन है C8 सिक्योर ड्राइव। और लेकिन स्पीड इसकी लिमिटेड रहेगी लगभग 80 किलोमीटर पर आवर तक। तो ये सारी चीज़ें इसके व्हील से रिलेटेड हैं। और एक चीज़ और, यहाँ पर कोई भी कॉस्ट सेविंग नहीं की गई है जो कि बाकी बहुत सारी गाड़ियों में कर दी जाती है। बस कोई भी एक ग्रैब हैंडल और होता तो सही रहता। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो गाड़ी के इंटीरियर और एक्सटीरियर से रिलेटेड हैं। अब मैं आपको सीधे ड्राइविंग सीट पर चलते हैं और वहाँ से आपको सारी चीज़ें बताता हूँ कि क्या चीज़ें ड्राइविंग से रिलेटेड हैं। सबसे पहले इंजन की बात कर लेते हैं। हमें 2 इंजन ऑप्शन और 3 ट्रांसमिशन ऑप्शन अवेलेबल हैं इस गाड़ी के साथ में। इंजन की बात करें तो 1 लीटर का इंजन हमें मिलता है। नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन जो है, जिसको ये लोग एनर्जी इंजन बोलते हैं, वो हमें मिलता है लगभग 71 PS की पावर और 91-95 Nm का टॉर्क मिलता है। उसके अलावा जो दूसरा इंजन है वो टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन है, जिसमें 100 PS की पावर और 160 Nm का टॉर्क मिलता है। तो टॉर्क जो है वो थोड़ा सा वेरी करेगा CVT के साथ में, बाकी पावर सेम रहेगी। और ट्रांसमिशन की बात करें तो ट्रांसमिशन हमको 3 प्रोवाइडेड है, एक मैनुअल है, एक CVT है और एक AMT है। AMT आपको सिर्फ नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ मिलेगा, और जो CVT है वो आपको टर्बो के टॉप 2 मॉडल्स में मिलेगा। तो ये जो ऑप्शंस हैं ये अवेलेबल हैं, और मैनुअल जो है वो सभी के साथ सभी मॉडल के ऊपर आपको अवेलेबल है। तो ये हो गए इंजन और गियर बॉक्स से रिलेटेड इसके स्पेसिफिकेशंस। अब बात करते हैं गाड़ी की ड्राइविंग से रिलेटेड। तो ड्राइविंग में सबसे पहले बात करते हैं कि गाड़ी के अंदर से विजिबिलिटी कैसी है। तो विजिबिलिटी की बात करें तो विजिबिलिटी जो है वो सही है, बिल्कुल परफेक्ट नहीं कह सकते लेकिन सही है गाड़ी से रिलेटेड। क्योंकि गाड़ी में अगर आप अंदर सीट पर बैठ के देखेंगे तो आपको जो है बोनट ठीक ठाक दिख जाता है। अगर आपकी हाइट ज़्यादा है तो आपको दिख जाएगा, थोड़ी सी हाइट कम रहेगी तो आपको शायद नहीं दिखेगा। लेकिन गाड़ी में अच्छी बात यह है कि आपको एडजस्टेबल सीट दे रखी हैं जो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा स्टेयरिंग जो है वो कोई भी एडजस्टमेंट स्टेयरिंग में अवेलेबल नहीं है। और उसके अलावा जो A और B पिलर हैं वो ठीक ठाक साइज़ के हैं, बहुत ज़्यादा थिन नहीं है कि आपको बहुत अच्छे से विजिबल हो जाए, लेकिन ठीक है सही साइज़ के हैं, ज़्यादा मोटे भी नहीं है कि आपको ज़्यादा वाइड हो आपकी जो विजिबिलिटी है। तो अब बात करते हैं कि गाड़ी एर्गोनॉमिकली कैसी है। तो गाड़ी की स्टेयरिंग की बात करते हैं। सबसे पहले तो स्टेयरिंग बिल्कुल परफेक्ट साइज़ का है।
सही तरीके से आपको ग्रिप प्रोवाइड की गई है, इसमें कोई भी लेदर रैप नहीं दिया गया है, लेकिन फिर भी गाड़ी जो है आपके अच्छी तरीके से आप स्टीयरिंग को जो है हैंडल कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं। ग्रिप काफ़ी अच्छी प्रोवाइडेड है। स्टीयरिंग के ऊपर जो कंट्रोल हैं वो सारे रीच में है, हॉर्न पैड भी ठीक तरीके से रीच में है। उसके अलावा बात करें हम स्क्रीन की, जो बीच में मल्टी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले दे रखा है वो भी काफ़ी सही है, वेल सिंप्लीफाइड है। कोई भी इसमें ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको एकदम से देखकर समझ में ना आएगी। आपके इसमें अलग अलग मोड्स के हिसाब से कलर्स भी चेंज हो जाते हैं, जो कि आपको मैं आगे दिखाऊंगा। जैसे कि अभी ये रेड दिख रहा है, तो रेड का मतलब ये है कि अभी स्पोर्ट्स मोड में है। अगर ये इको मोड में रहता है तो ये ग्रीन रहता है, और अगर ये नॉर्मल मोड में रहता है तो ये ब्लू कलर का रहता है। उसके अलावा ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा सिंप्लीफाइड तरीके से बताई हुई है। 7 इंच की जो है इसमें TFT की स्क्रीन दे रखी है, जो बहुत अच्छी कलर्स दिखाती है और सही तरीके से एनिमेशन के साथ में आपको मोड्स वगैरह चेंज करके आपको दिखाएगी। साथ में स्पीड भी काफ़ी बड़े लेटर्स में है और RPM भी उसी के आजू बाजू में आपको दिख जाएंगे। उसके अलावा बात करें जो म्यूज़िक सिस्टम है, म्यूज़िक सिस्टम की स्क्रीन थोड़ी सी मुझे डल लगी दिन में, क्योंकि एंटी ग्लेयर डिस्प्ले नहीं है, इसमें रिफ्लेक्शन होता है थोड़ा सा। और एक चीज़ और जो कि इसमें कोई भी फिजिकल बटन नहीं दे रखा है म्यूट वगैरह करने के लिए। नो डाउट आपको स्टीयरिंग के ऊपर कंट्रोल्स दे रखे हैं, लेकिन एक कोई भी डेडिकेटेड जो 4-5 बटन होते हैं म्यूट करने के लिए, होम के लिए, स्विच ऑफ करने के लिए, ये चीज़ें टच में ही दे रखी हैं। कोई भी फिजिकल नॉब नहीं दे रखा है उस चीज़ के लिए, तो ये एक छोटा सा ड्रॉबैक है। और बस ये है। उसके अलावा नीचे जो AC वेंट के नीचे आपको सारे कंट्रोल्स हैं, AC के रिलेटेड कंट्रोल्स हैं, वो सारे रीच में है आपकी स्टीयरिंग वाली सीट से, ड्राइविंग सीट से। और इसके अलावा जो रियर व्यू मिरर है, साइड वाले आउटसाइड रियर व्यू मिरर है, इन सभी का विजिबिलिटी भी काफ़ी सही है। तो ये हो गई अर्गोनॉमिक्स से रिलेटेड चीज़ें। अब उसके बाद बात करते हैं NVH की चीज़ें। तो NVH में चीज़ें आती हैं कि अंदर साउंड कितना आ रहा है, अंदर की डैम्पिंग कितनी अच्छी तरीके से हुई है। तो अंदर की बात करें तो मेरे हिसाब से जो चीज़ें निसान मैग्नाइट में थी वही लगभग इसमें है, क्योंकि अभी CVT ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। रेनॉल्ट का ऑप्शन अवेलेबल है, मतलब अभी ड्राइविंग के लिए अवेलेबल नहीं था। तो क्योंकि CVT मेरे हिसाब से ज़्यादा बेहतर होगा इस गाड़ी के लिए, और अगर आप लोग चाहते हैं CVT लेना तो मेरे हिसाब से आप निसान मैग्नाइट की टेस्ट ड्राइव लेकर आप इस गाड़ी को भी ले सकते हैं। लगभग सेम ड्राइविंग एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। और अभी फ़िलहाल में हम ये टर्बो मैनुअल चला रहे हैं, तो इसी की बात कर लेते हैं। तो क्योंकि निसान मैग्नाइट में भी CVT में थोड़ा बहुत साउंड की अच्छी तरीके से डैम्पिंग थी और इंजन थोड़ा अच्छे से बिहेव कर रहा था, वैसे ही इसमें है साउंड थोड़ा बहुत इंजन का अंदर आता है। हल्की सी जो 3 सिलेंडर की वाइब्स होती हैं वो भी अंदर गाड़ी के आती हैं, और ये नॉर्मल है मेरे हिसाब से, क्योंकि 3 सिलेंडर इंजन में लगभग सभी में है। थोड़ा सा डैम्पिंग और अच्छी करते तो थोड़ी बहुत आवाज़ें जो है गाड़ी के अंदर नहीं आती। और मैं थोड़ी सी आपको एक आगे जाकर क्लिप भी दिखाऊंगा जिसमें मैं कुछ बोलूँगा नहीं, और उसमें आप खुद जज कर पाएंगे कि कैसे क्या साउंड गाड़ी के अंदर आती है। उसके अलावा बात करते हैं कि अंदर कैबिन के अंदर कौन कौन सी नॉइसेस आती हैं गड्ढों के ऊपर से जब गाड़ी जाती है। तो नो डाउट अभी गाड़ी नहीं है, फिर भी थोड़ी बहुत नॉइस जो है वो गाड़ी में आती हैं, जस्ट बिकॉज कि थोड़े बहुत फिट एंड फिनिश से रिलेटेड जो है इश्यूज़ गाड़ी में हैं। लेकिन फिर भी आप इन आवाज़ों को नज़रअंदाज कर सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ओके, तो अब बात करते हैं कि गाड़ी की राइड कंफर्ट, हैंडलिंग और ब्रेकिंग कैसी है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि गाड़ी की राइड कंफर्ट कैसा है। तो इसमें थोड़े से सॉफ्ट सस्पेंशन प्रोवाइड किए गए हैं। मेरे हिसाब से अभी भी सस्पेंशन के मामले में ब्रेज़ा, टाटा नेक्सॉन, XUV महिंद्रा की, ये अभी भी थोड़े से बेहतर हैं इस कंपैरिजन में, लेकिन फिर भी गाड़ी में जो है ओवरऑल ठीक ठाक आपको हैंडलिंग मिल जाएगी। इतना ज़्यादा बॉडी रोल आपको नहीं मिलेगा। नो डाउट गाड़ी का वेट थोड़ा सा कम है, इस कारण से अगर आप गाड़ी में कम लोग बैठे हैं और ओवर स्टीयरिंग करते हैं तो ये चीज़ें हो सकती हैं कि आपकी गाड़ी जो है वो पीछे से स्किड हो जाए, जो कि हल्का सा मेरे साथ हुआ था, लेकिन कोई बड़ी चीज़ नहीं है ये, और भी गाड़ियों के साथ ये हो जाता है। लेकिन उसके अलावा गाड़ी की जो हैंडलिंग है वो बढ़िया है। ब्रेकिंग गाड़ी की बहुत ज़्यादा अच्छी है। मैंने लगभग 80 की स्पीड पर ले जाके सडन ब्रेक किया था, लगभग 20 तक, और काफ़ी अच्छी ग्रिप प्रोवाइड की थी। ABS भी अच्छी तरीके से ट्यून्ड है ना, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है कि वो एकदम से एक्टिव हो जाए और आपको स्किड होने से रोके, लेकिन बहुत सही तरीके से ABS को ट्यून किया हुआ है और काफ़ी अच्छी ब्रेकिंग प्रोवाइड करती है। इसका बहुत बड़ा जो कारण है वो C8 सिक्योर ड्राइव टायर हैं, जो कि अपनी ब्रेकिंग के लिए जाने जाते हैं, और इनकी ब्रेकिंग काफ़ी अच्छी है। उसके अलावा एक्सेलरेशन वगैरह की बात अपन इंजन के टाइम करते हैं, तो मेरे हिसाब से स्टीयरिंग का जो फीडबैक है वो काफ़ी अच्छा है। स्टीयरिंग काफ़ी अच्छी है, सस्पेंशन काफ़ी अच्छे हैं, सॉफ्ट हैं, आपको इतनी ज़्यादा राइड में दिक्कत नहीं आएगी। ना ज़्यादा सॉफ्ट है ना ज़्यादा स्टिफ हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपको मतलब बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं तो
हैंडलिंग इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी कि आप हाईवे पर बहुत स्पीड पर नहीं चला पाएंगे। नो डाउट कि मैंने हाईवे पर ज़्यादा स्पीड पर चलाई नहीं थी, सिर्फ 80-90 तक मैं ले गया था, लेकिन गाड़ी वेल प्लांटेड लग रही थी, स्टेबल लग रही थी गाड़ी हाई स्पीड पर चलने में। और मेरे हिसाब से इन चीज़ों में कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी इन चीज़ों से रिलेटेड। अब बात करते हैं कि इंजन कैसा परफॉर्म करता है। इंजन कैसा है, तो इंजन 1 लीटर का टर्बो चार्ज सिर्फ अवेलेबल है अभी चलाने के लिए, तो मेरे हिसाब से ठीक है, बुरा नहीं है ना बहुत अच्छा है। अगर आप सीवीटी की बात करें तो ऑब्वियसली मेरा प्रेफरेंस अभी भी सीवीटी के लिए यही रहेगा, और अगर आप लोग ये गाड़ी खरीदते हैं तो सीवीटी गियरबॉक्स के लिए जाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। एएमटी तो ऑब्वियसली आपको सिर्फ लो एंड वाला जो 1 लीटर का इंजन है, जो जिसको एनर्जी इंजन ये लोग बोल रहे हैं, उसी में आपको सिर्फ अवेलेबल है, तो सिर्फ उसी के लिए अगर आप एएमटी के लिए जाना चाहते हैं तो जाइए। लेकिन मेरे हिसाब से सिर्फ और सिर्फ टर्बो में ही स्टिक कीजिए, और टर्बो में अगर आप सीवीटी तक जा सकते हैं तो वेल एंड गुड है। तो अभी बात करते हैं कि इंजन कैसा परफॉर्म कर रहा है टर्बो 1 लीटर वाला। तो टर्बो 1 लीटर अच्छी तरीके से परफॉर्म करता है। थोड़ा सा टर्बो लैग आपको मिलेगा ऑब्वियसली लो आरपीएम्स पर, क्योंकि 1 लीटर का ही इंजन है। लेकिन इसमें एक चीज़ अच्छी कि आपको ड्राइविंग मोड्स मिल जाते हैं, 3 मोड हैं, इको, स्पोर्ट्स और नॉर्मल मोड। इको मोड में लगभग डर लगेगी आपको गाड़ी चलाने में, ठीक है। अगर आप हाईवे पर चल रहे हैं, नॉर्मली क्रूज़ कर रहे हैं, तो आप उसको इको मोड पर डाल दीजिए, आपको अच्छी खासी फ्यूल इकोनॉमी मिल जाएगी। लगभग 19 के आसपास फ्यूल इकोनॉमी ये डिलीवर कर देगी आपको, 19-20 अगर आप अच्छे आरपीएम और अच्छी स्पीड्स पर आप गाड़ी को क्रूज़ कर रहे हैं। उसके अलावा स्पोर्ट्स मोड में आप इजीली आ सकते हैं। थोड़ा सा आपको डिफरेंस तब मिलेगा जब आप इको मोड से स्पोर्ट्स मोड में आएंगे, तो आपको गाड़ी में जो है डिफरेंस लगेगा कि हाँ इसमें थोड़ा सा परफॉर्मेंस में मतलब डिफरेंस आ रहा है, थोड़ा सा अच्छी तरीके से गाड़ी पुल कर रही है। काफ़ी लाइट फील होती है जब आप इको मोड से स्पोर्ट्स मोड में एकदम से आते हैं। लेकिन नॉर्मल और स्पोर्ट्स में ज़्यादा आपको फ़र्क नहीं लगेगा, लेकिन नॉर्मल और इको में आपको फ़र्क लगेगा थोड़ा सा। पावर डिलीवरी में थोड़ी सी इको में आपको पावर डिलीवरी लीनियर हो जाती है और इतना ज़्यादा टर्बो फील नहीं होगा आपको। लेकिन स्पोर्ट्स में आपको काफ़ी ज़्यादा टर्बो फील होगा जब वो आप 2000 आरपीएम के अराउंड पहुँचेंगे और जो भी उसका स्लॉट रहेगा। तो ओवरऑल इंजन ठीक है, इंजन काफ़ी अच्छे से बिहेव करता है। और निसान मैग्नाइट में आपको ड्राइविंग मोड्स वगैरह अवेलेबल नहीं है, तो ये चीज़ें जो हैं वो तो काइगर के बारे में अच्छी हैं। तो मेरे हिसाब से इंजन से रिलेटेड कोई भी ऐसी कंप्लेंट करने वाली चीज़ नहीं है। लेकिन हाँ, अगर एक बढ़िया 1.2 लीटर या 1.5 लीटर का एक पेट्रोल इंजन होता है नेचुरली एस्पिरेटेड, जो कि फिएट सोर्स मारुति में आता है, तो बहुत अच्छी चीज़ हो जाती है। और एक बढ़िया डीजल इंजन भी इन फ्यूचर रेनॉल्ट इसमें दे सकती है। ये सिर्फ एक ऑप्शन के लिए मैं बता रहा हूँ, बाकी जो है वो ठीक है प्राइस के हिसाब से, क्योंकि प्राइस कम रखना थी रेनॉल्ट को कंपटीशन में बने रहने के लिए। तो मेरे हिसाब से ये ठीक है, ओवरऑल पैकेज अच्छा है। और अगर आप एक्चुअल में गाड़ी देखेंगे ना तो काफ़ी सही लगती है देखने में। और इंटीरियर मेरे हिसाब से अगर आप कंपैरेटिवली निसान मैग्नाइट से करेंगे तो मुझे इसका ज़्यादा बेहतर इंटीरियर लगा, काफ़ी सटल लगा, काफ़ी सिंप्लीफाइड है, डिज़ाइन काफ़ी अच्छा लगता है, सेंटर कंसोल काफ़ी सुंदर है। और ये सारी चीज़ें जो हैं मुझे निसान काइगर के बारे में काफ़ी सही लगी। तो ड्राइविंग से रिलेटेड ये सारी चीज़ें जो हैं वो मुझे अच्छी लगी। अब आप रियर व्यू कैमरे का जैसे ये लुक देख रहे हैं, तो रियर व्यू कैमरा जो मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ, तो ऐसा कुछ जो है वो लुक आपको रियर व्यू कैमरे में मिलेगा। ठीक है, काफ़ी अच्छा तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन लगभग सेगमेंट की सभी गाड़ियों में पता नहीं क्यों कैमरा अच्छा आता नहीं है। कोई भी आप गाड़ी ले लें 15-20 लाख तक की, सब में थोड़ा सा ऐसी झिलमिल सा कैमरा आपको मिलता है, तो वही चीज़ इसमें है। और बाकी चीज़ों की बात करें तो एमआईडी की मैंने बात बताई थी आपको, तो एमआईडी के मैं थोड़े बहुत आपको कलर्स दिखा देता हूँ कि जैसे कि आप देख रहे हैं तो ये इको, स्पोर्ट्स और ये सारी चीज़ों में आपको अलग अलग कलर्स चेंज होते हैं। और साथ में ये जो इस तरीके से गाड़ी जो है वो पीछे से आके आगे आकर रुक जाती है, इस तरीके से आपको छोटे छोटे एनिमेशंस भी दिखाए जाते हैं इसमें, तो काफ़ी सुंदर लगता है। ये मोड चेंज करने पर भी ये चेंज होता है। और ये चीज़ें आपको मैग्नाइट में नहीं मिलेंगी, लेकिन हाँ मैग्नाइट में आपको ये डिस्प्ले ज़रूर मिलेगी। और थोड़ी बहुत चीज़ें जो हैं वो अच्छी मिलेंगी मैग्नाइट के ऊपर, जैसे कि स्पीकर, इसमें 4 स्पीकर 4 ट्विटर आपको टॉप एंड मॉडल में आपको अवेलेबल हैं, जो कि अच्छी चीज़ है। 2-3 चीज़ें जो अच्छी नहीं है इसकी, वो है इसमें IRVM जो है वो ऑटो डिमिंग वाला दे सकते थे, टॉप एंड में कम से कम दे ही सकते थे, जो कि एक थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है इस चीज़ का। दूसरा मुझे नेगेटिव अर्गोनॉमिकली ये लगा कि आप अगर सीट बेल्ट लगाते हैं तो सीट बेल्ट जो लगाने वाली जगह है वो इजीली एक्सेसिबल नहीं है, मतलब आपको 2 हाथ से देखना पड़ता है कि कहाँ पर वो एक्चुअल है, और ये चीज़ थोड़ा सा इजीली एक्सेसिबल मुझे नहीं लगी। और 1-2 चीज़ें जो बाहर से रिलेटेड हैं कि जो बाहर शीट मेटल है वो थोड़ा सा पतला है, तो इजीली डेंट आ सकते हैं गाड़ी के ऊपर। लेकिन
ठीक है, कोई इतना बुरा नहीं है, लोग मारुति की गाड़ी इतने सालों से यूज़ कर रहे हैं। और ऑब्वियसली निसान मैग्नाइट है, 4 स्टार मिल चुके हैं, तो मेरे हिसाब से इसमें भी लगभग सेम ही रेटिंग रहेगी, क्योंकि प्लेटफॉर्म वगैरह सब कुछ सेम है, इंजन वगैरह सब सेम है, तो आप इसकी भी 4 स्टार रेटिंग को ही मानकर चलिए। एशियन एनकैप में ये गई थी निसान मैग्नाइट और उसको लगभग 4 स्टार मिले थे, तो सिमिलर ही मानकर चलिए, गाड़ी ओवरऑल सिमिलर है, प्लेटफॉर्म पूरा सिमिलर है, लेकिन लुक्स पूरा अलग है, बाहर से भी और अंदर से भी। तो ये सारी चीज़ें अच्छी हैं गाड़ी के बारे में। तो अब किन लोगों को ये गाड़ी लेनी चाहिए, तो मेरे हिसाब से जो लोग प्रीमियम हैच या फिर जो छोटी गाड़ियाँ, जैसे आपको एक एग्जांपल के तौर पर बता दूं, क्विड जो है वो लगभग 5.2 में पड़ रही है आपको, 800 सीसी वाला जो इंजन है, तो लगभग 60-70 हज़ार या 1 लाख रुपए ऊपर में आपको ये गाड़ी मिल जाएगी बेस मॉडल में। तो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा वर्थ इट ऑप्शन ये रहेगा, बड़ी भी है, काफ़ी स्पेस मिलेगा, ठीक ठाक बड़ा इंजन मिलेगा, ये सारी चीज़ें जो वो इस गाड़ी के बारे में पॉजिटिव हो जाती हैं। और सबसे बड़ा पॉइंट इसका कीमत ही है, जिसमें टॉप एंड सीवीटी आपको लगभग 11 लाख रुपए में मिल जाता है। तो ऑन रोड मैं बता रहा हूँ, तो 11 लाख रुपए में इंदौर में आपको ये टॉप एंड सीवीटी मिल जाता है। तो लगभग सभी जगह पर सिमिलर ही प्राइस होगी। थोड़े बहुत इन्होंने पैकेज में एक्स्ट्रा चीज़ें जोड़ रखी हैं, जो कि आप चाहें तो हटवा सकते हैं, तो वो चीज़ें हटवा के लगभग 10.5-11 के आसपास पे आपको टॉप एंड अवेलेबल है। तो मेरे हिसाब से काफ़ी बेहतर ये डील एक गाड़ी के लिए बन जाती है, और वैल्यू फॉर मनी ऑब्वियसली गाड़ी है। अब मैं कुछ देर कुछ बोलूँगा नहीं, तो आप खुद जज कीजिए कि गाड़ी के अंदर कितना साउंड आता है कैबिन के अंदर। हाँ भाई, जो मेरी निशानी है, तो पहले निशान में था, मैं वहाँ से मैंने ट्रेनिंग्स वगैरह अटेंड की है, और फिर उसके बाद then मैंने फिर स्विच किया उसको करीबन 1.5 साल बाद। फिर यहाँ पे तो ये थे दोस्तों मेरे इस गाड़ी से रिलेटेड ड्राइव इंप्रेशन और ये सारी चीज़ें। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, क्योंकि मैं रेगुलर ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। और अगर आप लोग कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला है, आप वहाँ पूछ सकते हैं। और आप लोग इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, मास्टर CKD सर्च करके इंस्टाग्राम पर, और मैं वहाँ सभी के रिप्लाई कर देता हूँ। और कमेंट सेक्शन में भी आप अगर पूछेंगे तो मैं सभी के रिप्लाई कर दूंगा। और जल्द ही मैं कुछ दिनों बाद रेगुलर लाइव वीडियोस भी करूँगा, तो उसमें आप लोग लाइव मुझसे आकर सवाल कर सकते हैं।